फिर रस को पढ़ा, एक साइड में कर दिया, फिर हम लोगों ने छंद को पढ़ा, उसको भी एक साइड में कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे और अलंकार में बस मोटी मोटी चीजों को देखेंगे जहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, जहां से प्रश्न बनता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? आभूषण। ऐसा प्रश्न हमारे पेपर में बन के आ सकता है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? आभूषण होता है। ठीक है, आभूषण होता है, ऐसे आप लिखेंगे उसमें, मतलब याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। या दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन से दो शब्द होते हैं मैम? एक होता है अलम और दूसरा होता है क्या? कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है बच्चों करने वाला। ठीक है, कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। ये चीज याद रखिएगा। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न बन जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। और अगर मैम पूछ ले कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैम रस को कहते हैं। ओके, इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो खास तौर पे आपको मोटा मोटा आइडिया क्या रखना है कि मैम इसका अर्थ होता है आभूषण। ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, इस तरीके से बस इतनी चीजें ध्यान में रखना है। अब देखिए, अलंकार के अंतर्गत हमें 3 पढ़ना है। क्या? उपमा। ठीक है, उपमा पढ़ना है बच्चों। फिर दूसरा हमें रूपक पढ़ना है एंड तीसरा हमें क्या पढ़ना है बच्चों? उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है बच्चों। 3 पढ़ने हैं मैम, और 3 जब ये पढ़ेंगे ना हम लोग, अभी तुरंत सीख करके जाएंगे कि तीनों कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल तगड़े। ठीक है, जोश के साथ में मेरे बच्चों, जोश कम नहीं होना चाहिए आप सभी का कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। फिर क्वेश्चन को देखेंगे, तब देखेंगे कि हम लोग कर पा रहे कि नहीं। पहले हम लोग उपमा अलंकार को देखते हैं। ठीक है, पहले किसको देखेंगे? उपमा अलंकार को देखेंगे। तो जहां दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, बस समानता शब्द ध्यान में रखेंगे। क्या याद रखेंगे मेरे बच्चों? समानता। तो क्या देखा आपने कि जहां दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता व्यक्त की जाती है या व्यक्त किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता। समानता बोले तो मैम कैसे देखेंगे? जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान। सरिस का अर्थ होता है बच्चों, सरिस का अर्थ होता है समान। और समान से पता चल रहा है कि मैम यहाँ पर ना समानता बताई जा रही है। पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोला। ठीक है, मन डोला किसके भाई? पीपल के पत्ते के समान मन डोला। सबसे तगड़ा है, ये प्रश्न आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। इस तरीके से उदाहरण देख करके पूछ लेता है कि भाई कौन सा अलंकार होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम सरिस का अर्थ होता है समान, और समान यानी कि समानता बताई जा रही है, तो उपमा अलंकार होगा। तो जहां समानता बताई जाए, ठीक है, जहां पर समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होगा मेरे बच्चों? उपमा अलंकार होगा। कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब उपमा अलंकार के ऐसे करके उदाहरण देख लिया। जैसे इनमें ना, जैसे आपको ये वाचक शब्द भी मिल जाते हैं, जैसे सम। ठीक है, सम याद रख लीजिएगा बच्चों। सरिस, सरिस। ओके, सरिस और सा सी ऐसे करके। ठीक है, सा और सी ऐसे। ठीक है, सा और सी। तो सम सरिस सा सी। जैसे मैंने बोला कि चंद्र सा मुख। अब बताइए आप इसमें क्या होगा मैम? अगर ऐसे लिख के आ गया ना हमारे पेपर में चंद्र सा मुख, इसमें कौन सा समास होगा, है ना? तो आप क्या बोलेंगे कि मैम चंद्र सा मुख यानी कि चंद्र के समान मुख। तब आप बोलेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख। वैसे ये हम लोग को रूपक पढ़ने के बाद बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी रूपक तो पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि चंद्र सा मुख, तो आपने बोला कि मैम चंद्र के यानी चांद के समान मुख। तब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि चंद्रमुख, बिल्कुल चंद्रमुख बता दिया, मतलब बिल्कुल वैसा ही रूप बता दिया, है ना? कोई इसमें समानता नहीं बताई, बिल्कुल बता दिया कि वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वही रूप बता दिया। तब यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये अंतर होता है उपमा और रूपक में, क्योंकि रूपक अभी हम लोग देखने वाले हैं। रूपक में होता क्या है बच्चों कि पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, मतलब भेद है, ठीक है, भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। मतलब यहाँ पर हम लोग समानता को प्राथमिकता नहीं देंगे, बल्कि ये प्राथमिकता देंगे कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। पूरा पूरा रूप, इसको प्राथमिकता देंगे हम लोग। ठीक है, पूरा पूरा रूप बता दिया जाए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तब रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण कमल में पूछ लेता है, चरण कमल में पूछ लेता है कि कौन सा यहाँ पर अलंकार है। तब आप क्या बोलेंगे कि मैम चरण कमल में देख करके पूछा ना कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तब आप बोलेंगे कि मैम कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। पूरा पूरा रूप बता दिया जा रहा है, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उपमा और रूपक में कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों। उपमा में समानता बताई जाती है यानी कि समान बताया जाता है, लेकिन रूपक में पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने देखा था चंद्रमुख, है ना? चंद्रमुख, ये एक बार याद करिए आप सभी। एक हम लोग क्लास कर रहे थे, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो मोस्टली बच्चे इसमें चंद्रमुख में जो है उपमा अलंकार कर रहे थे। तो फिर उपमा होगा बच्चों, पूरा पूरा रूप बता दिया जा रहा है ना, तो चंद्रमुख में कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है, है ना? किसी को डाउट नहीं है भाई? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। एक और यहाँ पर उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब चंद्र खिलौना को मतलब चंद्र सा खिलौना नहीं कह रहे हैं
बल्कि कह रहे हैं चंद्र खिलौना, बिल्कुल उसी रूप में वो खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में, इसमें चंद्रमा उपमेय तथा खिलौना उपमान है। तो यहाँ पर लेकिन कौन सा अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर उदाहरण आ जाए पेपर में तो हमारे बच्चे गलत नहीं करके आएंगे। उपमा में देखा समानता बताई जाती है, ठीक है, और रूपक में देखा पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है। क्लियर हो गया ना बच्चों, तीन ही हम लोग को अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा समानता बताई जाती है, रूपक में पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है। और मैम उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मेरे बच्चों क्या होता है कि जहां पर मैम संभावना व्यक्त की जाए, क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जैसे, अब याद रखिएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बस इतना याद रखना है। जैसे समानता शब्द आ जाए तो उपमा, पूरा पूरा रूप बता दिया जाए तो रूपक, और संभावना व्यक्त हो मैम तो उत्प्रेक्षा। तीनों याद रहेगा, ठीक है, तीनों याद रहेगा। और फिर मैम पता है इनके वाचक शब्द होते हैं, जनु, जानो, मनु, मानो और मनहु आदि इसके वाचक शब्द। सर डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब सर, डिस्टर्ब हो रहा है सर, इधर गाना गाने लगे तो मैंने बोला डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में यही देखा कि मैम संभावना व्यक्त होती है, इसके वाचक शब्द होते हैं जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये इसके वाचक शब्द होते हैं, ठीक, वाचक शब्द। पगड़ी संभाल रहे हैं सर इधर। एंड देखिए उदाहरण में देख लीजिए बच्चों, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आता पर्यो प्रभात। इसमें क्या संभावना व्यक्त हो रही है पता है, ध्यान से सुनिएगा कि श्री कृष्ण उपमेय है बच्चों, ठीक है, और पीतांबर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि मानो पर्वत पर प्रभात के सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश क्या है भाई, उपमान है, ठीक है, ये पढ़ रहा हो। तो मतलब ये संभावना व्यक्त हो रही है कि जब श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं तो उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा व्यक्त हो रहा है, संभावना हो रही है कि सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ रहा है, नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। बस सिंपल, मतलब संभावना व्यक्त हो रही है। तो समझ में आ गया कि मैम संभावना व्यक्त हो रही है, मतलब यहाँ पर ये संभावना हो गई कि श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, और जब उन्होंने ऐसे ये वस्त्र पहन रखे हैं तो ये संभावना व्यक्त हो रही है कि नीलगिरी पर्वत पर क्या हो रहा है कि इनके ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। तो अब हम लोगों ने देखिए बच्चों, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार को देख लिया। तीनों अलंकार में बस अगर हम पहचानना सीख गए ना, पहचानना सीख गए ना, तो जो है हम लोग प्रश्नों को बिल्कुल सही कर लेंगे। और प्रश्न सही करने से पहले मैम एक बार रिवाइज हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए कि उपमा अलंकार की बात करें तो इसमें क्या होता है, समानता व्यक्त की जाती है, ठीक है, समानता व्यक्त की जाती है। और फिर उसके बाद रूपक अलंकार की बात करें तो मैम इसमें पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो मैम इसमें संभावना व्यक्त होती है। और सबसे खास बात कि जो है इसके वाचक शब्द हमें ध्यान में रखना है, जानु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये इसके वाचक शब्द होते हैं। कभी भी उदाहरण में आपको ये मिल गया ना, जैसे आपने क्या देखा, मनहु नील मणि सैल पर आता पर्यो प्रभात, वाचक शब्द आपको क्या मिल गया, मनहु, यही वाचक शब्द। तो उत्प्रेक्षा अलंकार बड़ा आसान होता है पहचानना, उदाहरण में ही आपको ये वाचक शब्द मिल जाते हैं, जानु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ठीक है। तो हम लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि भाई ये कौन सा अलंकार है, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमें पता चले कि ना चले कि संभावना है कि नहीं है, बस हमें वाचक शब्द देखना है और पता कर लेना है। क्या एक बार आप बता दीजिए कि आप प्रश्नों के लिए तैयार हैं, बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है। मैम निषेध रहित अभेद जो है, अभेद क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है, मतलब अभेद, कोई भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, मतलब बिल्कुल पूरा पूरा रूप बता दिया जाता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर इस तरीके से शब्दों में पेपर में ये प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल सही करेंगे, रूपक अलंकार करेंगे। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, आगे चले, रूपक अलंकार हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है 41 नंबर, ठीक है, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, ठीक है, जहां किसी एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है भाई। मैम आपने क्या देखा कि समानता या तुलना की जाती है, तो जहां पर समानता या तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक नहीं होगा, ठीक है, अनुप्रास भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, उपमा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है बच्चों, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से चीजें सुनी है बिल्कुल सही कर पाएंगे आप, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। मैम हम लोगों ने क्या देख लिया कि संभावना की जाए, और संभावना की जाए तो बोले तो बच्चों क्या हो जाएगा, रूपक नहीं होगा क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा रूप ही बता दिया जाता है। उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संभावना बोल रहा है मैम, तो संभावना है तो उत्प्रेक्षा ही तो हो जाएगा ना, उत्प्रेक्षा हो जाएगा हम लोगों का क्या करेक्ट आंसर, क्योंकि संभावना व्यक्त करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों का। आगे चलते हैं बच्चों, 43 नंबर प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस का अर्थ मैम आपने बताया था कि सरिस का अर्थ होता है समान, ठीक है, समान, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक तो होगा नहीं, समानता आ रही है, और समानता आ रही है तो बोले तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना, समानता व्यक्त की जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। एंड उसके बाद आपने देखा कि मैम 44 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है ना कि मनहु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द अलंकार में प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से अलंकार में अभी हम लोगों ने देखा था, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये किसमें मिलते हैं भाई, रूपक में मिलते हैं क्या, नहीं मैम, उपमा में मिलते हैं, नो, श्लेष भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, क्योंकि संभावना व्यक्त हो रही है, ठीक है,
समानता व्यक्त भी हो रही है मैम, और जो है यहाँ पर ये इनके वाचक शब्द भी दिए हुए हैं, जनु जानो मानो मानो। और पेपर में कोई भी उदाहरण आएगा यही वाचक शब्द उसमें ढूंढ लीजिएगा कि कहीं ये वाचक शब्द तो नहीं आ रहे। अगर इनमें से कोई एक शब्द आपको उदाहरण में मिल जाए तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप सभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि मैम उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके, एंड आगे चलते हैं भाई। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तड़ों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु का अर्थ होता है बच्चों पेड़, तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। और आपने एक बार पढ़ के देखा कि मानो झूम रहे तरु भी, मैम जनु जानो मनु मानो मनहु, है ना, ये क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। और मेरे बच्चों ने यहाँ पर देख लिया कि मैम मानो मिल गया, मैम मानो मिल गया, मतलब जनु जानो मनु मानो मनहु का कोई एक शब्द, ये वाचक शब्द में से एक कोई मिल जाए आपको, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंख बंद करके पेपर में आंसर कर देंगे, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही जवाब। ओके, एंड आगे चलते हैं फिर, क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो अब हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। फिर इसके बाद अन्य हम लोग का टॉपिक आएगा, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। आपने क्या देखा कि मैम लास्ट में क्या आया? माला सी। ठीक है, माला सी। सी का अर्थ अभी मैंने आप सभी को उपमा के वाचक शब्द बताए थे ना, सम, सरिस, सी, सा, ऐसे करके, है ना। तो सी जैसे ही आपने देखा माला सी, यानी कि मैम माला के समान, समानता बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, इसलिए रूपक नहीं हो जाएगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, बल्कि समानता या तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे बच्चों को भी? डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है डाउट, सभी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आप सभी की संख्या इतने तक बनी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। ठीक है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। अब फिर से आपने देखा कि मैम यहाँ पर क्या है? ज्वाला सी। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि कैसे आप पेपर में क्या मेन चीजें देखेंगे और फटाफट से आंसर आप कर पाएंगे, है ना। तो आपने देखा कि मैम आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, एक तो मैम कह रहा है कि आहुति सी, है ना, दूसरा कह रहा है कि ज्वाला सी, तो दोनों में समानता, यानी आहुति के समान फिर ज्वाला के समान, समानता बताई जा रही है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समानता बताई जा रही है तो उपमा अलंकार हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ओके, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपमा का अंग है? उपमा का अंग कौन सा है बच्चों? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या फिर उक्त सभी? तो ये सभी होते हैं बच्चों। देखिए, उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है, एक नहीं है तो वो मैं आपको बता दूं, वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द वही, जैसे उपमा के वाचक शब्द क्या होते हैं? सम, सरिस, समान, सी, ये देखते हैं, है ना। और उत्प्रेक्षा के क्या होते हैं वाचक शब्द? जनु जानो मनु मानो मनहु। तो ये सभी क्या होते हैं कि निम्न में कौन सा उपमा का अंग है? तो यहाँ पर उपमा का अंग पूछा ना, तो यहाँ पर उक्त सभी हो जाएगा क्या हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी।